बहुत ज़्यादा ही शुगर लेवल बढ़ रहा है, जैसे 400 पहुँच गया, 450 पहुँच गया, टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाता है, उसे बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जाके ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और ग्लूकोज क्या करता है, बढ़ाता है, पहला काम। दूसरा अगर मैं बताऊं आपको, तो ये बताऊंगा चाहिए आपको कि यहाँ दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल और एक होते हैं बीटा सेल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीटा सेल कौन से हार्मोन बना रहे हैं और अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बना रहा है। बीटा सेल जो बनाते हैं वो बनाते हैं इंसुलिन, और अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागॉन, ध्यान रखना है आपको। और इनके कॉमनली टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आप लोग समझ गए, तो पढ़े इसको, बताओ। इससे दो ही हार्मोन के बारे में पढ़ना है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हालांकि आप लोग ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। जैसे आप लोग बताओ, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ इंसुलिन और ग्लूकागॉन में कौन सा हाइपरग्लाइसेमिक है, तो क्या बताओगे, ग्लूकागॉन, क्योंकि ग्लूकागॉन बढ़ा रहा है ना। और अगर हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलोगे तो क्या बोलोगे, इंसुलिन। तो वो कैसे ही पूछ सकते हैं, आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़े इसको। हाइपो का मतलब होता है जब ग्लूकोज लेवल कम करता है, और कम करेगा कौन, इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिक होगा, और अगर बढ़ाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिक। ठीक है, मैं सब बताऊंगा आपको अभी, एक मिनट। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, पढ़े पैनक्रियास को। ठीक है, कह रहे हैं बेटा पैनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड, यानी कि मिक्स ग्लैंड होती है। कह रहे हैं व्हिच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन पैनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। और कह रहे हैं देयर आर अबाउट 1 से 2 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियास, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 से 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू। तो ये जो होती है 1 से 2 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। समझ गए। अच्छा, इंसुलिन पहले आपको पता होगा, अब तो इंसुलिन वैसे बना लेते हैं हम लोग। पहले जो गाय वगैरह होती है, या हम बोल सकते हैं जो पिग होता है, इन सबके पैनक्रियास से इंसुलिन को एक्सपेक्ट किया जाता था। लेकिन जब वो ह्यूमन को दिया जाता था तो वो क्या करता था, उसको एलर्जिक रिएक्शन होती थी, इसीलिए वो बंद कर दिया। हम लोग आराम से बना लेते हैं, जैसे हम बैडोग्राइन बताऊँ कैसे बनाते हैं। कह रहे हैं बेटा टू मेन टाइप ऑफ सेल आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास होती है, जिन्हें एक को बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरे को। अब देखो कह रहे हैं अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, और बीटा सेल कौन सा बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे स्टार मार रहे हैं, ध्यान रखना सेल के नाम। बीटा सेल इंसुलिन और अल्फा सेल ग्लूकागॉन, ध्यान रहेगा सब बच्चों को। ठीक, कोई ट्रिक वरिक बनाइए कोई ऐसी, वरना भूल जाते हैं बार बार वहां जाके। इसका क्या ट्रिक बना सकते हो बताओ, बीटा सेल और इसका बना दिया, पता है ऐसे ही जान सकते हो। अगर देख ध्यान रखना गाँव वैसे, ये कोई ट्रिक नहीं आ रहा कि हम लोग ये कैसा बनाते हैं, अल्फा कैसे ऐसे बनाते हैं, तो आप लोग ऐसा कर, क्या है अल्फा ये लग रहा है, हाँ सही लग रहा है। हाँ चलो ऐसे ध्यान रखना, देखो अल्फा जो है, अल्फा ये टाइप लग रहा है, तो इसमें देखो ए आ रहा है, और बीटा में कोई ये नहीं आ रहा है, समझ गए ना, बी आ रही है, ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि ऐसे जान सकते हो, अल्फा जो है, अल्फा को ऐसे कर दो तो क्या बन जाएगा, ग्लूकागॉन। ऐसे ना, अरे अल्फा कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, और ऐसे कर दिया तो क्या बन जाएगा, जी बन गया, और जी बनला ग्लूकागॉन। चलो ठीक है, अब बेटा इनके फंक्शन पढ़ो पहले, तो इम्पोर्टेंट ये है, पढ़े करके इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो अगर किसी का ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या कम से किस्म हो रहा है, इंसुलिन का, और इंसुलिन का मतलब उसका पैनक्रियास क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है। तभी तो हमको पता है डायबिटीज वाले पेशेंट का ये प्रॉब्लम नहीं होता खाली कि उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसका किडनी प्रॉब्लम होती है, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। जब पैनक्रियास बेकार रहेगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, तो उसका ओवरऑल हम बोल सकता हूँ पूरे सिस्टम क्या हो रहे होते हैं उनके लिए बेकार, समझ रहे हो। इसीलिए डायबिटीज एक बहुत ज़्यादा कंडीशन यानी बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी है, ठीक है। और डायबिटीज आजकल इतना कॉमन हो गया, हमें लग रहा है कि हर किसी घर में एक साथ को होगा ही होगा, है ना।
डायबिटीज हो जाता है, तो इसलिए मीठा, जिसको डायबिटीज को समझाओ मीठा मत खाओ। और मुझे लगता है इसको डायबिटीज होती है ना, उसको और मन करता है ये खाने का, ऐसा होता है ना, उससे ना मना करोगे ना वो मानेगा नहीं, कहेगा नहीं मैं तो खाऊंगा। चावल आलू कुछ नहीं कर सकता। अब इतना लोग तो हम कैसे कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बच के रहना चाहिए। हाँ करते हैं लोग, करते हैं, जब बढ़ जाता है तो करना पड़ता है। चलो बच्चों यहाँ देखो आप पढ़ते हैं, अब बेटा ध्यान से फोकस करो थोड़ी देर खाली। कह रहा है ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? पेप्टाइड मतलब प्रोटीन हार्मोन होता है। कह रहा है एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कह रहे हैं ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल। किस पे एक्ट करता है? इन्हें बोलते हैं हेपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट। अब आप लोग बताओ, अगर ये आप पहले ये बताओ मुझे, ग्लूकागॉन क्या करता है? बढ़ाता है ना, क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ये क्या करवाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। आप लोग अगर ना पता हो तो लिख लो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और गधो ग्लाइकोजन जब ब्रेकडाउन होगा तभी तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा हमारे ब्लड में। अगले कह रहा है रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड शुगर, कह रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब भी होता है ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। एक बात और सुनना, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनेगा नीट में, एक ध्यान रखना, और यहाँ से बनेगा तो आप फंस जाओगे, इसीलिए मैं बार बार बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ लो। देखो ग्लूकागॉन का काम क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना। अब ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आएगा? जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा। और ग्लाइकोजन कहाँ से आएगा? जो आपने खाना खाया। तो हमारा खाना जो होता है वो स्टोर फॉर्म कौन सी होती है? ग्लाइकोजन, और लीवर सेल के पास होते हैं। तो लीवर सेल पे एक्ट करेगा और वहां से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएगा और ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं हाइपर, मतलब होता है ज्यादा, तो हाइपर ग्लाइसीमिया क्या बोलते हैं? और इस हार्मोन को बोलेंगे हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये देखो कह रहा है इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये इसका मतलब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है। और कह रहा है व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, रोक देगा, एंड यूटिलाइजेशन, दस ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ये दो काम बेटा, ये आप लोग यहाँ दोनों काम इस तरह बना लो। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सही है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। चाहे कोई बात लिख लो यहाँ पे। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा, इसका मतलब साफ साफ है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए? इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्लियर हुआ? तो ग्लूकागॉन ने क्या किया? ग्लूकागॉन ने क्या किया? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया, लीवर सेल पे एक्ट किया, हेपेटोसाइट पे। दूसरा आपने देखा कि वहां से क्या किया? ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन किया और ग्लूकोज को बनाया। समझ गए? अगले देखो बेटा, अब बात करते हैं इंसुलिन की। लिख लिया सबने? लिख लिया? ये भूल जाओगे टर्म, ध्यान रखना, लिख लो। इसलिए ये वाली और आगे ये वाली ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब आपको पता है? ध्यान ऐसे ध्यान रखा करो। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। चाहे ऐसे देख लो आप लोग, ध्यान आ रहे तो कहाँ जहां भी लाइसिस लिखा हो उसका मतलब होता है बच्चों ब्रेकडाउन, क्या होता है, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन की। बात करते हैं इंसुलिन। अब मैं खाली आपको डिफरेंस बताऊंगा, आप समझ जाओगे। देखो कह रहा है इंसुलिन क्या करता है, पहले समझ लो। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। क्या करता है? कम। अब ये क्या करेगा? देखो कह रहा है इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, यानी कि उसको बनाए रखना कंडीशंस को। कह रहा है इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। पहले तो यहाँ स्टार बनाओ,
ग्लूकागॉन बढ़ता है ओनली किस पे, हेपेटोसाइट पे, और ये दोनों सेलों पे कर रहा है, कौन से पे, एडिपोसाइट और हेपेटोसाइट, ये एडिपो टिश्यू सेल होती है। एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसको तो कम करना है ना, तो ये क्या करेगा, सेल से कहेगा तुम जल्दी जल्दी इसको अपने पास लो ग्लूकोज को, तभी तो कम होगा ब्लड से। और कह रहा है बेटा एज a result there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocyte and adipocyte, यानी कि जल्दी से ग्लूकोज जो ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल के पास, कौन सेल के पास, एडिपोसाइट साइट के पास और हेपेटोसाइट के पास। तो वो इधर देखो बेटा, वो सेल से ग्लूकोज को लेने के लिए मना कर रहा था, ये प्रमोट कर रहा है उस चीज को। अगले कह रहे हैं जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इसी चीज को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब ध्यान सुनो, पहले ग्लूकागॉन ने क्या किया था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था ब्लड में, तो बढ़ा था। अब ये ग्लूकोज क्या करवा रहा है, सेल के लिए दिलवा रहा है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, और इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। कह रहे हैं इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, और वो क्या कर रहा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज में, समझ गए। और कह रहे हैं इन द टारगेट सेल द ग्लूकोज होमोस्टेसिस इन द ब्लड इज thus maintained jointly by the two insulin and glucagon। तो एक क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, और दूसरा कर रहा है ग्लूकोज को कन्वर्ट ग्लाइकोजन में, समझ गए। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोजेनेसिस, समझ गए। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। हेलो, तो बेटा आपको ये बताओ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का मतलब समझ गए दोनों, सब लोग समझ गए। ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, और क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है समझ गए। ग्लूकागॉन किस पे एक्ट करता है बताओ, बताओ, हेपेटोसाइट में, और इंसुलिन किस पे करता है, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट दोनों पे। आप लोग ध्यान रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बार बार जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। अगले कह रहा है प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अगर लगातार ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, ब्लड में बढ़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया, या बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। अच्छा बताओ मुझे, मैंने डायबिटीज इंसिपिडस में क्या बताया था, जब एडीएच का सीक्वेंस कम होता है, बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, तो वो क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा रह रहा है ब्लड में, समझ गए। तो सोचो कितना हमारा फायदेमंद है इंसुलिन। अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लाइकोजन बनेगा नहीं, और ग्लाइकोजन जिसकी बॉडी, एक बात और सुनो आप लोग बेटा, अगर किसी में इंसुलिन सीक्रेशन कम हो, क्या हो, कम, और अगर कम हो इंसुलिन, तो आप लोग ये सोचो उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, बहुत एनर्जी थोड़े टाइम के लिए रहेगी, उसके बाद उसे फिर से भूख लगेगी, या एनर्जी उसकी बॉडी में कम लगेगी। आपने क्या करते हो, आपने एक बार खाना खाया, आपका बॉडी में स्टोर फूड तो कौन से फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में, और वो ग्लाइकोजन फॉर्म में रह रहा है, तभी तो आप लोग अंदर एनर्जी रह रही है, आप पूरे दिन काम करते रहते हो। अब किसी को डायबिटीज है, उसकी बॉडी में इंसुलिन क्या रहेगा, कम, और जब इंसुलिन कम रहेगा तो ग्लाइकोजन नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या फायदा निकलेगा, और उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा कम लगेगी। अगले कह रहा है विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। सोचो, और उसका ग्लूकोज फालतू में कहां से, किससे निकलता है, यूरिन से। कह रहे हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, जिसे बोलते हैं कीटोन बॉडीज। और कह रहे हैं डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। और आपको पता होगा इसलिए क्या दी जाती है, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है अगर किसी बॉडी में लगातार ग्लूकोज लेवल ज्यादा रह रहा है तो।
तो बेटा एक तो आप लोग एक बात ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, डायबिटीज मिलेटस, और ये कब रहेगा? जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा रहेगा। और डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या था? जब एटीएच सिक्रेशन कम होगा। तो उस टाइम पे प्यास बहुत लगेगी यार व्यक्ति को, प्यास लगेगी, बार बार यूरिन करने जाएगा उस कंडीशन में। और इस कंडीशन में क्या होगा? उसको एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज, और कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज ब्लड यूरिन की तरफ क्या होगा? बॉडी से पास आउट होगा। समझ गए दोनों कंडीशन? ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पानी की पानी देना है? जाओ करंट ले जाओ। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और मुझे लग रहा है सबसे पहले क्या सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अल्फा बीटा सेल से इंसुलिन ग्लूकागोन के बारे में आपको पूछ सकता है। अब वो सुनो, स्टेटमेंट ऐसा बना देगा ना आपको कुछ चक्कर में पड़ जाओगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखना। और हर किसी को कनेक्ट पहले करना कि कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक है कौन सा हाइपरग्लाइसेमिक है, तब आप लोग स्टेटमेंट लगाना, वरना पूछते हैं 100% कर दोगे। कि पहले साधारण भाषा में समझा करो कि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकागोन क्या कर रहा है, फिर आप टर्मिनोलॉजी पाया करो। करो, रिवाइज करो, यहाँ तक सारा रिवाइज कर लो, फिर हम लोग लास्ट में आते हैं टेस्टिस और ओवरी पे, ठीक है? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? इसे कैसे आ रही है? कैसे आ रहा है? मुझे तो आ रही है। आप लोग ऐसा होता है ना, मुझे भी आ सकती है ऐसे, तो जैसे आप उस कंडीशन में उस कंडीशन मुझे भी आ सकती है। आप लोग थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहा करो। अगर आप खाली बैठ के मेरी बात को सुनोगे तो नींद तो आ जाएगी, तुम्हें लगेगा सर गाना गा रहा है मैं सुन रहा हूँ, और फिर आप सो जाओगे। आप लोग थोड़ा एक्टिविटी रहा करो। एक्टिविटी का मतलब कुछ ना एक्टिविटी करता है, पेन ले लो, कुछ लिखो बैठ के कॉपी में, सही है? लेकिन बातें नहीं करना है, खाली आपको एक्टिविटी करना है, तो आपको लगेगा हाँ सही करना है। और ये टाइम ऐसे वाला है 2 बजे वाला ना, जहाँ थोड़ा लगता है सोनी लगती है, लगता है आपको? ये लगता है तो सही है। और आप लोग बेटा पढ़ाई करो, लेकिन साथ में भरपूर नींद की जो रात में सोया करो आराम से, मस्त एकदम। क्या कर रहे हैं? निर्णय ठीक है। मैं लिख कर भेज रहा हूँ, लिख भेज दो, मोबाइल है तेरे पास? लिख भेज रहा हूँ।
भाई 25 चल रहा है। अरे यार भूल गया, क्या चल रहा है? 25 चल रहा है। अच्छा, अगर आप तो एक दूसरे को पूछे क्या चल रहा है तो 2025 चल रहा है, 26 चल रहा है, तो लगता है एक यार 25 26 एक से लगते हैं ना, लगता है ना? सर 25 चल रहा है ना? मैं क्या सोच रहा था 26 चल रहा है। ये कंफ्यूजन हमेशा से रहा है मुझे। हाँ, ये अरे जैसे तो क्या 2012 में थे तो 2012 13 लिखते हैं, तो 2012 है 13 है, ये हमेशा रहता है, एकदम से एक्यूरेट करेंगे, इतना पता है 26 चल रहा है। भेज दे, ठीक है, सेंड कर दो, वो लिंक सेंड कर दो। चलो बेटा, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया? पढ़ लिया? एंटागोनिस्ट क्या होता है? अपोजिट फंक्शन। मतलब जैसे एक अगर कोई मान लिया जैसे ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, ये इक्विलिब्रियम बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो एक दूसरे क्या होगा? एंटागोनिस्टिक, ठीक है? कौन सा? हाँ, इसी में एंटागोनिस्ट। जैसे टीसीटी और पीटीएस था, वो भी एंटागोनिस्टिक थे। ये कैथेड्रल बढ़ा रहा था, ये कैथेड्रल कम कर रहा था, तो एंटागोनिस्टिक हो गए, मतलब अपोजिट फंक्शन करेगा। हाँ बेटा, आए सो कर जाओ, को इधर जाओ। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस और ओवरी की। वो सॉरी सॉरी लग रहा है। आपका बेटा कुछ तो पढ़ लो, सोने आप पहले क्या सो रहे? मैं तो चलो अब हम लोग बात करते हैं गोनेट्स की, टेस्टिस और ओवरी की। बेटा आप लोग बताओ, आपको बताए मेल्स में क्या होते हैं? टेस्टिस होता है, फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। आपको पता है टेस्टिस से एक हार्मोन सीक्रेशन होता है, इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? आपको ये भी पता होगा कि टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है। क्या होती है? और सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के पास 3 टाइप की सेल होती हैं। कितने टाइप की? अगर ना बताओ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ देख लो बेटा, हमको यहाँ देखो, जो टेस्टिस होता है ये मेल के पास होते हैं, ये तो पता ही होगा। इतना पता ही होगा। चलो यहाँ तो बच्चे ऐसे लगा वो टेस्टिस के बारे में बताएगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। चलो यहाँ देखो, टेस्टिस के अंदर क्या होती है? सेल होती है, वो ट्यूबुल्स होती हैं। सॉरी, टेस्टिस के अंदर जैसे अगर हमें टेस्टिस, ये टेस्टिस है तो इसके पास ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये मैं पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन अभी आप थोड़ा समझ लो खाली। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 तक हाईली क्वाइनेटेड ट्यूबुल्स होती हैं ऐसे, और इन ट्यूबुल्स को बोलते हैं बच्चों सेमनीफेरस। आप लोग अभी भी क्यों बोल रहे हो बच्चों? इन्हें बोलते हैं, ठीक है? इनके पास 3 टाइप की सेल होती हैं। जो पहली सेल होती हैं, एक तो होती है स्पर्मेटोगोनियम। कौन सी होती है? एक होती है सर्टोनी सेल। कौन सी होती है बच्चों? और एक आउटर साइड में होती है इंटरस्टिशियल सेल, ये बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। तीसरे टाइप होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल।
ये इसको बोलते हैं लीडिंग सेल। यहाँ देखो, जब इन सेल में म्योसिस होता है, क्या होता है, यानी कि प्रोसेस खाली म्योसिस नहीं होता है, बड़ा होता है, हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आपको रिप्रोडक्शन। तो बनता है स्पर्म। क्या बनता है बच्चों? स्पर्म क्या होता है? मेल में मेल गैमेट होता है, पता होगा आपको। दूसरा ये सेल होती है, इसको देती है न्यूक्लियस। क्या देती है? जिससे जिंदा रहे स्पर्म, सही है। और जो ये वाली सेल होती हैं, ये बनाती हैं एंड्रोजन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बेटा? और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो, यही तो है सेक्स हार्मोन, समझ गए? तो मेल सेक्स हार्मोन जो बनाती है कौन सेल होती है? इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, जो बनाती है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन क्या है? कैटेगरी है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है? इसका एग्जांपल है। दूसरा अगर हम बात करें स्पर्मेटोगोनिया, क्या करती है? स्पर्म बनाती है टेस्टिस के अंदर, और सर्टोरी सेल क्या करती है? इसको न्यूट्रिशन देती है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके पास 3 टाइप की सेल होती हैं, समझ गए हम लोग? क्लियर? अब ये काम क्या करता है? जब बेटा सेक्स हार्मोन है तो ये मेल मेल को मेल बनाएगा, ये तो बनाएगा, समझ गए? तो अभी बताएंगे क्या काम होते हैं। तो आप लोग इसे लिखोगे क्या? लिख दो। वैसे रिप्रोडक्शन डिटेल में जाऊंगा, अभी डिटेल में नहीं गया हूँ, क्या था सब बताऊंगा आपको, ठीक है? स्पर्मेटोजोआ इसमें एक ही होता है, स्पर्मेटोजोआ से इसका बन जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, मैच्योरेशन होता है। तो तुम बोल क्या लिख दो? हाँ, स्पर्मिएशन नहीं है, तुम कभी क्यों हो रही हो? मैं बता रहा हूँ, रिलीज ऑफ स्पर्म, और स्पर्मिएशन होता है स्पर्मेटोजोआ से, नहीं स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, मिट जाओगे, और स्पर्मेटिड में इसका पूरा स्पर्मेटोगोनिया से बनना। और सुनो, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म एक ही बात है, समझ रहे हो? नहीं तो स्पर्मेटोजोआ हम जो स्पर्म अगर स्पर्मेटोजोआ बोलो, ये स्पर्म बोलो, बात एक ही है, स्पर्मेटिड से लगे। तो बता रही थी स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनना, वो गलत बता रही। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, वो खाली थोड़ा मैच्योर का काम होता है, मैच्योर जाते हैं स्पर्म हो सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, ठीक है? दिखाओ कहाँ है? अब दिखा के नहीं गया। अच्छा, ऐसे भागने कितना इमरजेंसी होने, और मेरा कितना भी इमरजेंसी आया मैं इस टाइम पे नहीं उठाता हूँ, बहुत मुझे लगता है इमरजेंसी है थोड़ा। ये चाचा का आता है कभी क्या? चाचा को बताओ कोचिंग पढ़ता है बेचारा, खाली एक फोन होता है जो अगर मेरे घर से आ रहा है मम्मी का तो मैं जरूर उठाऊंगा, चाहे कहीं भी हूँ बैठा हुआ। बकाया मैं इस टाइम पे तो नहीं उठाऊंगा, हालांकि उठा सकता हूँ। जब तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो मुझे पता है वो किस लिए कर रहा हूँ, उनको उठाना पड़ेगा। अब मौसरी भाई का आया तो ना उठाऊंगा, सामने करूंगा। क्या पता उसकी इमरजेंसी कॉल है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। नहीं ऐसा नहीं, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे क्या करेगा, दूसरे को करेगा, और भी लोग तो किसी को कर सकता है, पास में आप हो ना।
हमको अपना अपना हुआ है तुम्हारा, मुझे पता तुम खाली बैठे तुम्हारी फोन करेंगे। अब मुझे पता है मुझे होगा नहीं करेंगे। हुआ था तो उसने सबसे पहले कॉल मुझे किया, पर्सनल लोगों का बिजी है, उसका फोन खो गया, मुझे नंबर याद था। बेटा ये आप लिख लिया, ए ये लिख लिया। तो आप लोगों को यार ये क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा टेस्टिस होते हैं 1 पेयर मेल के पास, और एक टेस्टिस में बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 3 टाइप की सेल होती हैं, और इसमें तुम्हारी पहली कौन सी होती है, स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल। दूसरा कौन सी होती है, सर्टोली सेल, और तीसरा होती है इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल। जो मेल जर्म सेल होती है उसमें मेसोस होता है, क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और सर्टोली सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, और तीसरा कौन सा है, यानी कि तुम्हारा इंटरस्टिशियल जो बनाती है मेल सेक्स हार्मोन। क्लियर हुआ। अब आते हैं ओवरी पे। बेटा यहाँ देखो, ये भी कहानी समझ लो थोड़ा सा। जो ओवरी होता है ये कहाँ होता है, फीमेल्स में होता है, ये तो पता है आपको। ओवरी किस में होता है, पता है, चलो ठीक है। आपको पता है ओवरी का काम क्या होता है, ओवोजेनेसिस यानी कि एग का फॉर्मेशन करना, और साथ में 2 हार्मोन बनाता है, 2 नहीं बहुत सारे बनाता है, लेकिन मेनली 2 होता है। एक तुम्हारा होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। जो एस्ट्रोजन होता है, जब फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है तो फॉलिकुलर सेल से कौन सा बनता है, एस्ट्रोजन, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम से। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, थोड़ा समझ लो फिल्म में क्या है, ठीक है, कहानी थोड़ी सी, वरना आपको करनी चाहिए बहुत। इधर साइड में रख दीजिए, इधर आ जाओ आपको थोड़ा सा, कहाँ गए थे, क्या हो गई, यहाँ देखो आपको। बेटा फीमेल्स में होता क्या है, ये मान लो यूट्रस है, क्या है, मैं हालांकि आपको डिटेल में बताऊंगा सब चीजें जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी खाली आप लोग शॉर्ट में समझ लो थोड़ा सा, जिससे हमको थोड़ा क्लियर हो जाए। आपको पता होगा यहाँ पे ऐसे ओवरी होती है, कितनी होती है, 2। ये क्या है, यूट्रस है, बोलो मत बच्चा, और ये क्या है, ओवरी है, और यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब मैं जल्दी बना रहा हूँ तो ऐसा बन रहा है, थोड़ा सा कर दूँ, ऐसा होता है। इसे हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान सुन लो, बोलोगे तो मैं नहीं पाऊंगा। फैलोपियन ट्यूब समझ गए, ये होता है, और ओवरी ये होता है। आपको पता है फीमेल्स में क्या होता है, मेल्स में आपको पता है जब प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में कहानी बहुत लंबी होती है। जब किसी गर्ल्स का, लड़की का जन्म भी नहीं होता, उससे पहले उसकी ओवरी में प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्राइमरी oocyte, 1.5 से 3.5 लाख वाला बन जाते हैं। और इसके बाद ये क्या होते हैं, ऐसे ही रहते हैं प्रत्येक ओवरी में। जब कोई फीमेल 14-15 साल की होती है, जब उसका मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक oocyte या एक एग बोल सकता हूँ, वो डेवलप होता है हर मंथ। मतलब हर मंथ एक एग इस ओवरी से और हर मंथ एक एग इस ओवरी से। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि एक मंथ का ये साइकिल होता है पूरा, और इस एक मंथ के साइकिल में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे यहाँ तो एक एग डेवलप होता है, दूसरा यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनती है, बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, क्योंकि यूट्रस को ये पता होता है कि जो एग यहाँ पे आएगा वो कैसे होके आएगा, फर्टिलाइज होके। लेकिन हर एग तो फर्टिलाइज होके नहीं आएगा ना। और उसके बाद आपको पता होगा 28 डेज के बाद एक पीरियड होता है मेंसेस पीरियड, उसमें ये एंडोमेट्रियम और ये एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है, थ्रो वजाइना क्या हो जाता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। 4 से 5 डेज का पीरियड होता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हम बात करें 5 से लेकर 13 डेज तक, ये एग डेवलप होता है यहाँ पे, एक एग एक ओवरी से। और आपको पता है 14 डेज पे, कौन से डेज पे, 14 डेज पे ये एग आता है यहाँ पे, जिस पीरियड को बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन होता है तो ये क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte बन जाता है। क्या बन जाता है,
और बेटा ये सेकेंडरी ओसाइड आप समझ लो भाई, लिखो मत कुछ भी, क्योंकि मैं पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, ये बहुत बड़ी अच्छी सी कहानी है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी ठीक है क्योंकि मैं तो कहानी से बताता हूँ ऐसी चीजें, क्योंकि बड़ी ये काफी है ना, आप समझ नहीं पाओगे। एक सेकेंडरी ओसाइड जब आता है तो जो फॉलिकल डेवलप हो रहा था 5 से लेकर 13 दिन तक, उसका कुछ पोर्शन ओवरी में जाता है यहाँ पे, और अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया, यानी कि इधर से कहाँ पहुंच गया, स्पर्म 14 डेज, इसीलिए 14 डेज बोलते हैं रेड डे। अगर यहाँ पहुंच गया तो इसका मतलब ये होगा कि स्पर्म क्या कर देगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा, और अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो जो यहाँ पे मैंने कहा था बचा है पार्ट कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिटा, वो सब बचते हैं यहाँ पे, और जब वो बचते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं बच्चों? और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, और एक हार्मोन बनाता है, इसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। क्या है बच्चों? और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि गधों ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। आपने बहुत सारी फीमेल्स देखे होंगे कि एग फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे 1 मंथ भी हो गया प्रेगनेंसी को, लेकिन उसके बाद जैसे धोखे से कोई प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होगा तो ब्रीडिंग जाती है, और उसके बाद उन्हें क्या करवाना पड़ता है, एबॉर्शन कराना होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसमें क्या होता है, ये वाला हार्मोन कम सीक्रेट होने लगता है उस टाइम पे। अगर डॉक्टर की सलाह ली जाए तो वो इसी को मेंटेन करते हैं खाली, और इससे अगर जब तक ये रहेगा तभी तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, अगर ये हट गया तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। समझ गए आप लोग? और क्लियर हुआ? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, और ये किससे बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। समझ गए? और दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक हार्मोन हमारा एस्ट्रोजन, इसको तो बोलते ही सेक्स हार्मोन है, जो और सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं फीमेल से, वो कौन कराता है, एस्ट्रोजन। समझ गए कहानी? ठीक है, तो पढ़ें इसको। चलो ये पूरा कहानी हम लोग समझेंगे बेटा जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं आप पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। जहां टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल में, उन्हें क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। कह रहे हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहां पे होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी होती है, इससे बाहर होते हैं। कह रहा है ऑफ मेल इंडिविजुअल, पता है। इसके बाद कह रहे हैं टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन। कितने का फंक्शन होते हैं, 2। प्राइमरी क्या होता है, अरे आप लोग सुनने का बैठे हो भाई भैया, उनके बारे में पढ़ना है तो बोलो। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और कह रहे हैं एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एक साथ में काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, बताया था आपको। और मैंने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास होते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू, या इसको बोलते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, व्हिच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस, प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसे बोलते हैं एंड्रोजन, और मेनली क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिंपल सा कि टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, इंटरस्टिशियल सेल से, जो कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास। क्लियर? अगले कह रहे हैं एंड्रोजन। अब एंड्रोजन की बात करते हैं, करता क्या काम है, देखो भाई किसी में एंड्रोजन का सीक्रेशन आपने देखा होगा, एंड्रोजन सीक्रेशन किसी से लेट होता है। जैसे बच्चा हो गया 15 साल का और उसमें हो ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या है, अभी उसके अंदर प्यूबर्टी नहीं आई है। अब एक गधों किसी में प्यूबर्टी को मेंटेन कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में, और फीमेल में कौन करता है, एस्ट्रोजन। इसीलिए तो बोलते हैं इनको सेक्स हार्मोन। मैंने एक देखा था, एक बच्चा था, बच्चा नहीं बोलूंगा, अब तो 40 साल का हो गया है तो मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था, तो मैंने देखा एक खड़ा था एक, तो मैंने कहा ये यार, तो ये बच्चा कहाँ घूम रहा है, बोले बच्चा है ये 45 एज का है। तो मैंने कहा 45 साल, उसका दाढ़ी मूंछ बिल्कुल नहीं आया था, तो उसमें ये कमी थी। तो इसका मतलब उसके अंदर प्यूबर्टी नहीं आई, और प्यूबर्टी नहीं तो उसका मतलब उसके अंदर कोई भी मेल का कैरेक्टर जो मेल बनाता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होती होगी, तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी छठी तो ऐसे ही घूम रहा था। तो उसकी लोग गाँव वाले ऐसे बना रहे थे कि ये, उससे कह रहे थे कि इसकी दाढ़ी मुझे पेट नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग, वो तो कैसे बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर ये वाला हार्मोन नहीं बन रहा था, और जब भी ये वाला हार्मोन बनता है तभी हमें चेंजेस आते हैं। जैसे आपने देखा वो छोटा बच्चा होता है, सही है, छोटा बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए स्ट्रक्चर में या मतलब आकार में, लेकिन जब तक उसके अंदर एंटर सेक्शन नहीं होगा तब उसके अंदर क्या
ए मैं बोल सकता हूँ, उसके अंदर चेंजमेंट आएगा नहीं। जैसे वो डिसीजन लेना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आपने देखा छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, डिसीजन लेने लगता है। उसके बाद मेल की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, देखा है हमने, उसके अंदर अग्रेसिवनेस आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके अंदर एक अग्रेसिवनेस, समझ रहे हो आप लोग। बड़ा ज़्यादा तो वो कहता है, मम्मी कहते नहीं है मैं छोटा समझा क्या, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लगता है। बहुत बार डायलॉग मार देते हैं बच्चे एक मम्मी पापा के सामने, अभी मैं छोटा हूँ क्या। जैसे मम्मी ने कह दिया मार्केट जा रहा बेटा, साइकिल का ध्यान रखना डायलॉग मार देते हैं ना। ये आप बाइक लेके जा रहे हो तो बेटा मार्केट जा रहा है, बाइक का ध्यान रखना। अब तुम क्या कहोगे, मैं बच्चा हूँ क्या। ये छोटे बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाता है, 14-15 साल का होता है, तो पहला काम तो ये करता है, जैसे मेला जा रहा है तो हल्के से कहेगा बाइक ले जाऊँ, तो घर वाले भी ये कहते हैं नहीं बाइक नहीं ले जाएगा, क्योंकि मेले में जाएगा पता नहीं किन दोस्तों में डालेगा। तो वो एक ही डायलॉग हमारा छोटा समझा के मुझे, तो उसको बोलते हैं अग्रेसिवनेस। और जब उसके अंदर वो हार्मोन सिक्रेशन नहीं हो रहा था तो वो ये बात नहीं बोलेगा। अगर उसके पापा ने कह दिया कि तुम्हें ये वाले कपड़े पहनने तो ये वाले पहनेगा, उससे कह दिया बेटा राइट साइड में जाना तो वो राइट साइड में ही जाएगा। और जब वो थोड़ा 14-15 साल का था तो वो राइट नहीं, पापा ने बोला राइट में जाना तो सोचता है एक बार लेफ्ट साइड में जाके देखूं क्या दिक्कत होती है, पता कहता है। तो वो होता है अग्रेसिवनेस, यानी कि डिसीजन लेना। वो सब कब आते हैं, जब किसी के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है तब। तो देख लेते हैं कैरेक्टर, देखो एक बार कह रहा है एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट कॉमा मैच्योरेशन फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। अब ये क्या है, एपिडिडाइमस। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जो स्पर्म होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाद के स्ट्रक्चर है सारे, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कौन से, सेमिनिफेरस ट्यूबल से बाद के, जिससे स्पर्म टहलता हुआ आता है, ठीक है। कह रहे दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ये क्या करवाते हैं, मस्कुलर ग्रोथ करवाते हैं, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, यानी कि फेस पे और एक्सिलरी हेयर आते हैं। दूसरा कह रहा है अग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है बेटा, आवाज का भारी जाना, और हाई पिच ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज का महीन हो जाना। फीमेल्स में होता है, हम लोग बोल रहे हैं फीमेल्स में होता है हाई पिच ऑफ वॉइस और मेल में होता है, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, उन्हें वहां पे जाके ध्यान नहीं आता है लो था या हाई था, है ना। तो कैसे ध्यान रखोगे हम लोग, उल्टा नहीं, ऐसे ध्यान रखना। सुनो सुनो, जब किसी का आवाज बैठ जाता है तो कैसा जाता है, जब किसी का आवाज बैठ जाता है कहते नहीं मोटा आवाज हो गया, मतलब भारी हो गया, तो बैठने का मतलब लो हो जाना, और लो का मतलब किसमें होगा, मेल में, और मेल का आवाज कैसा होता है, मोटा हो जाता है, सही है। और हाई का मतलब क्या होता है, महीन हो जाना, और वो किसमें होता है, फीमेल्स में, ठीक है। हालांकि कुछ फीमेल्स होती है जिनमें उनकी आवाज कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनके अंदर ही हार्मोन सिक्रेशन में होता है, कुछ गले का भी इफेक्ट होता है ना। हर किसी का आवाज एकदम ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत होता है इस टाइप में। कह रहा है बेटा लो पिच ऑफ वॉइस, एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटेड रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें भी हेल्प करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे बोलते हैं लिबिडो। लिबिडो जानते क्या होता है, लिबिडो नहीं जानते हो, कौन कौन जानते हैं, बताओ। अरे हम लोग लिबिडो नहीं जानते हो, इंडिया की अंजे ऐसी है कौन कौन जानते हो, अरे इसमें दिक्कत क्या है भाई, ये हमारा हम पढ़ रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है बताओ, इससे नहीं होता है, बता दो तुम्हें। यहाँ देखो, लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर, किसी का लिबिडो बहुत हाई रहता है, जिससे जो बहुत क्राइम सीन करते हैं, क्राइम सीन जानते हो, वो जानते हो, तो उनका लिबिडो इतना हाई होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। किसी का एवरेज रहता है, किसी का बहुत कम होता है, मतलब तुम्हारे अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी कितनी आ रही है ब्रेन में, वो होता है लिबिडो, समझ गए। तो हाई होना भी खतरनाक है और लो होना भी खतरनाक है, एवरेज होना ठीक है, ठीक है। चल मैं देखो, कह रहा है दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, समझ गए। चलो आगे आता है ओवरी।
बेटा ओवरी के मैंने क्या बताया था, कौन कौन से हार्मोन बताए थे आपको, बताओ? दो, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। कह रहा है फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक एग क्या होता है, रिलीज होता है फीमेल्स में। और इसीलिए मैंने काउंट भी किया था, मैंने आपको बताया भी था, अगर आप लोग पूरी लाइफ टाइम में फीमेल से देखो कितने एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कितने बताए थे मैंने, 412। बेटा एक साल में कितने होते हैं, खाली 12, 412 बोल रहे हैं। अब क्या तो एक मंथ में एक होता है, तो एक साल में कितने होंगे, 12। और 15 साल से अगर स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्टॉप होता है लगभग मान चलो 55 साल की एज में, तो कितने साल मिल गई, 35। और 35, हाँ 35 मान के चलो, और 35 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, बताओ? 35 इंटू 12 420 आएगा। एक एग को फर्टिलाइज भी करना है, तो कितना बचेगा? अब तुम 4 को करोगे, 5 करोगे तो दिक्कत हो जाएगी और कम हो जाएंगे, लेकिन 1 को करोगे तो कितने आएगा, 412 एवरेज आता है, ठीक है? क्योंकि वो भी नहीं कह दिया कम बच्चे होने चाहिए। अगले देखो, कह रहा है बेटा इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमा टिश्यू। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर फॉलिकल, मैंने कहा था ओव्यूलेशन के बाद जो बचता है, कह रहा है कन्वर्ट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और कह रहा है व्हिच सीक्रेट मेनली कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। सही है? तो प्रोजेस्टेरोन कौन आता है, कॉर्पस ल्यूटियम। एक बात आपको बता दूं, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो हाई रहता है वो रहता है 14 डेज के बाद, समझ गए? क्योंकि उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम होता है ओवरी के अंदर। कह रहा है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज, अब देखो फीमेल में क्या करता है, सुन लो बेटा, बोलो मत हम लोग। कह रहे हैं एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। कॉमन आके कह रहा है बेटा अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई पिच ऑफ वॉइस, देखा है, हाई पिच ऑफ वॉइस। अगले क्या है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट हो गया। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, तो उसको भी कौन मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन। क्या आप लोग बातें कर रहे हो? प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, बताया मैंने, इसलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और कह रहा है प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्बुलाइन एंड मिल्क सीक्रेशन, और मिल्क सीक्रेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करना दीजिए, फिर पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन्स ऑफ गट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हाँ 10-15 मिनट पढ़ूँ। बाहर मत चलो, ही पढ़ाऊंगा बेटा, बाहर नहीं जाना है अभी 15 मिनट और बैठो, 20 मिनट उसके बाद छोड़ देंगे। फिर आप सीधे घर ही जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, क्लास नहीं आना। मुझे तो ये पता है, मुझे नहीं पता कि आ गया तो देखा, ये पता है मुझे। चलो देखता हूँ हो जा रहा है 20 मिनट हो ही जाएगा सर, रह गया। आप लोग जल्दी 2 मिनट बातें कर लो, उसके बाद पढ़ते हैं। और क्या बातें करनी है तो क्या करें? अरे जाने के लिए बोल रहा हूँ,
बाहर डॉक्टर सर बैठे हैं, देखिए वो नाटिंग ध्यान रखो। डांट रहे हैं, बात तो रहे से ज्यादा की डांट रहे हैं। पढ़ाई ना सर आप। अबे तुम भी जग लेगी तभी तो लड़के पीछे लड़कियों से बात नहीं है। जरा सा होगा भागने के बाद लड़की बेचारी बैठी कितनी मेहनत से पढ़ाई करनी है, कितनी मेहनत से बातें करनी है, पढ़ाई करनी है। क्यों? अभी 20 मिनट रुको, साइन हो गए क्या? तो मेरे को ऐसे लेके आए ना सब। ले आओ। कर लो, पंखा बंद कर दो। ठंडक नहीं क्या? ठंडक नहीं क्या? तो बंद कर दो। चलो बेटा अब हम लोग अगले बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब यहाँ एक बात सुन लो मेरी बेटा, आपको बोलूंगा थोड़ी देर के लिए। चलो ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है, ठीक है ठीक है। अब सुन लो आप लोग बेटा, ये बताओ क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं क्या वही हार्मोन सिक्रीशन करती हैं? नहीं, कुछ बॉडी के और भी पार्ट होते हैं जो हार्मोन सिक्रीशन करते हैं। जैसे आपने एक नाम मैंने बताया था जब आपको पढ़ा रहा था मैं, क्या एक्सक्रीशन, तो मैंने बताया था एक तुम्हारा जो एक, अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स ऑफ किडनी, हार्ट, किडनी, हाँ मैंने बताया था ENF, ये होता है वेसोडाइलेटर, पता है आपको? और ENF का सीक्रेट बताओ कहाँ से होता है? हमारे हार्ट से। ऐसे किडनी एक हार्मोन आती है, बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, पता होगा आपको? ऐसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, सही है? तो हम ये भी देख लें कि अगर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन आ रही है, लेकिन और भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जो क्या बनाते हैं, हार्मोन, और हमारी बॉडी को क्या करवाते हैं, फंक्शन करवाते हैं। तो देखने एक बार, तो देखो ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो और सारे काम करवाते हैं, देख लो एक बार बेटा। कह रहे now you know about the endocrine gland and their hormones.
However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissue which are not endocrine gland. ये कहना चाह रहा है कि कुछ हमारी बॉडी में ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ टिश्यू है जो हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे हार्ट हो गया, क्या उसका काम क्या ये है हार्मोन आना? नहीं, क्या काम है बताओ? ब्लड को पंप करना। लेकिन कुछ पार्ट उसका है जो क्या बनाता है? ईएनएफ। ऐसी किडनी का काम क्या होता है? मेन एस्पिरेशन में हेल्प करना, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन करना। लेकिन उसका दूसरा काम क्या होता है? कुछ हार्मोन बनाता है। तो ऐसे देखो यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जांपल द एट्रियल वॉल, पहले लिखा है ऑफ हार्ट सीक्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसे बोलते हैं एएनएफ। तो बच्चे इसका फंक्शन बताएगा। ये अकेला हार्मोन होता है जो वैसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है। कैसे करता है? और वैसोडाइलेटर का मतलब होता है ये क्या करवाता है? ब्लड प्रेशर को, सुनोगा तो, अगर मान लिया तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या है? इंक्रीज है। क्या है? अगर बीपी हाई है तो उस टाइम पे ईएनएफ सिक्रेशन होता है और वो वैसोडाइलेटर तरह वर्क करता है और उसके प्रेशर को क्या करता है? कम, यानी कि जीएफआर क्या करवाता है? कम। समझ गए? तो कितना अच्छा हार्मोन है ये। अगर ईएनएफ ना हो तो हाई ब्लड प्रेशर वर्क क्या करेगा? क्योंकि सारे के सारे हार्मोन कैसे होते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, जो हमेशा कम होने पे काम करते हैं, लेकिन ये ज्यादा होने पे काम करता है। समझ गए? ईएनएफ। तो ध्यान रखना, अकेला खाली ऐसे फैक्टर है जो क्या करवाता है? वैसोडाइलेटर, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करवा रहे हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब। समझ गए? तो देखो कह रहा है बेटा, लिखा भी है, कह रहा है व्हिच डिक्रीज ब्लड प्रेशर व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। जब ज्यादा होता है तो कह रहा है ईएनएफ इज सीक्रेट व्हिच कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। आप लोग ये समझ गए डायलेशन करके कैसे करवाता है कम? ये नहीं समझे? देखो एक बार बेटा, आप लोग बताओ, अगर मान लिया यहाँ देखो मैंने कहा था वहां पे ये तुम्हारा क्या होता है? बताओ ये क्या होता है? बोल गए? वोमेन्स कैप्सूल। और ये क्या होता है अंदर? इसका डायमीटर ज्यादा बताया था मैंने और इसका क्या बताया था? कम। सही है। अब आप लोग सुनो, ब्लड किधर से आता है? इधर से आता है। इधर से ब्लड आ रहा है बेटा। और आपको पता है यहाँ फिल्टर होता है, ये नेफ्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, याद होगा आपको। और मैंने कहा था यहाँ फिल्ट्रेट तब आता है जब इसका डायमीटर कम है, इसका ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। और प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ क्या बनता है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या बनता है? इसको हम लोग जीएफआर ही बोलते हैं। बताओ कितना बन रहा था? 180 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे, 125 ml पर मिनट। ठीक है। अब आप लोग बताओ, अगर किसी का बीपी हाई हो जाए, क्या हो जाए? तो आप लोग बताओ ब्लड बहुत तेज आएगा यहाँ पे और ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी। अब इसको हमें क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? आप लोग बताओ, किसी का बीपी हाई होगा तो उसका जीएफआर हाई हो जाएगा और जीएफआर हाई हो जाएगा तो उसको क्या करना है? हमें कम करना है। तभी तो हम कहते हैं कि आपकी किडनी कैसे काम करती है? ऑटो रेगुलेट, अपने तरफ से रेगुलेट हो जाती है। बेटा ये कैसे कम करता है? देखो आप लोग बताओ, अगर आप इसका डायमीटर ज्यादा कर दो, डायरेक्ट कर दो इस वाले को, तो बताओ यहाँ कम नहीं लगेगा प्रेशर? तो बताओ अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, थोड़ा इसका डायमीटर ज्यादा कर दूं, तो क्या यहाँ प्रेशर कम नहीं लगेगा? तो हो जाएगा जीएफआर कम। ऐसे ही जो कौन करता है? ईएनएफ। अगर आपका बीपी लो है, क्या है? अगर बीपी लो है, मान लिया अगर बीपी लो है तो आप लोग बताओ क्या जीएफआर लो नहीं हो जाएगा? और जीएफआर लो हो जाएगा तो आप लोग बताओ हमें क्या करना पड़ता है? इसको कॉन्ट्रैक्ट, इसको और पतला कर देंगे। तो आप लोग बताओ क्या यहाँ प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा? और बढ़ जाएगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सारे के सारे हार्मोन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क करते हैं, खाली अकेला ईएनएफ है जो कैसे वर्क करता है? वैसोडाइलेटर। मतलब जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, तो जीएफआर कम करने के लिए कौन यूज होता है? एएनएफ। समझ गए? ठीक है, ऐसे करता है कम और ज्यादा। चलो अगले बेटा क्या कह रहे हैं? देखो तो आपने देख लिया ईएनएफ के बारे में। कहाँ सिक्रेशन हो रहा है? हार्ट से। किससे हो रहा है? हार्ट के एट्रियल वॉल से।
अगले कह रहा है juxtaglomerular cell of the kidney produce a peptide hormone जिसे बोलते हैं erythropoietin। ये सारे इस्तेमाल तो बच्चे भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और कह रहा है which stimulate erythropoiesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, ये भी कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कौन सा? erythropoietin। ठीक है। अगले कह रहा है endocrine cell present in different part of the gastrointestinal tract secrete 4 major peptide hormone। ये कितने बनाती है? 4। पहला है बेटा गैस्ट्रिन, दूसरा है सीक्रेटिन, तीसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन और चौथा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। मतलब हमारी एलिमेंट्री के नाम 4 हार्मोन बना रही है। कितने बना रही है? 4। कौन कौन से? गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब आपको मेन इसके फंक्शन ध्यान रखने। क्या ध्यान रखने? फंक्शन। तो देखो बेटा पहला क्या कह रहा है? गैस्ट्रिन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, ध्यान रखना। गैस्ट्रिन क्या कह रहा है? कह रहा है गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। आप लोग बताओ गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक की वॉल पे। और आपको पता होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेशन करती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? और बेटा गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें HCl भी होता है। क्या होता है? एक एंजाइम होता है, इसे बोलते हैं पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन को डाइजेस्ट करता है। पता आपको? सॉरी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में हमारे। तो वहां पे जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करता है, कंट्रोल करता है, वो कौन कौन सा हार्मोन करता है? गैस्ट्रिन। पहला कौन समझ गए? दूसरा देखो कह रहा है सीक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये किस पे एक्ट कर रहा है? सीक्रेटिन पैनक्रियास पे। CCK act on both pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of pancreatic and bile juice। लीवर से आता है बाइल जूस और पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस। दोनों पे को कंट्रोल कर रहा है। और अगले कह रहा है GIP, नाम से पता लग रहा है गैस्ट्रिक मतलब यानी कि GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ फैक्टर। दीस फैक्टर आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? देखो पहला आपने देखा हार्मोन कौन सा था? ANF जो हार्ट से होता है। दूसरा आपने देखा किडनी से यानी जेजी सेल से कौन सा होता है? एरिथ्रोपोइटिन। तीसरा आपने देखा जो तुम्हारा एलिमेंट्री में आ रहा है उससे 4 हार्मोन है। कौन कौन से? गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्लियर? तो क्लियर हुआ? ये सारे आपके फंक्शन, आपको फंक्शन इनके पता होने चाहिए और इन हार्मोन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। इसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है बस, 10 मिनट और पढ़ लो उसके बाद खत्म। फिर हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे उससे। चैप्टर तो खत्म हो रहा है लेकिन आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हो? पढ़ाई करते हैं ना साथ साथ इतना ही। चलो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। चलो ये समझते हैं पहले क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोग समझो कुछ चीजें। अब बोलो मत, थोड़ी देर पढ़ लो 15 मिनट, उसके बाद हो जाएगा। ठीक हो ही जाएगा सीधा। बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, यहाँ देखो
देखो आपकी बॉडी में जो सिक्रेशन हार्मोन होता है वो दो टाइप के होते हैं, या तो कोई होता है प्रोटीन हार्मोन या होता है लिपिड हार्मोन। क्या होता है? यानी कि हार्मोन कैटेगरी में से बहुत सारी है, लेकिन मेनली कौन सी है? दो, या तो होगा लिपिड और या होगा लिपिड हार्मोन, और यह होगा प्रोटीन हार्मोन। क्या होगा बच्चों? अब यहां देखो आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको पता है ये हार्मोन काम क्या करते हैं बताओ? ये मैसेज बजाने काम करते हैं ना, मैसेज बजाने का, और इन्हें सेल के अंदर जाना होता है। किस थ्रू आते हैं? ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड में छोड़े जाते हैं और सेल के तक पहुंचना होता है। अब आपको पता होगा बेटा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? ऐसे तो नहीं होती है, बताओ ऐसे होती है? ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन है, बेटा दूसरा बताओ मुझे, आप लोग बताओ सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड बाइलेयर से, पता है आपको? तो ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर से। आप लोग ध्यान समझे ना बेटा इसको। यहाँ देखो आप लोग, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी है, अगर कोई लिपिड हार्मोन आएगा तो वो तो पास आउट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन क्या कोई प्रोटीन हार्मोन आएगा तो पास आउट होगा? नहीं, क्योंकि प्रोटीन लिपिड में कैसा होता है? इनसॉल्युबल। ये समझ गए आप लोग? तो जब कोई यहाँ से, एक बार सुनो, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है? ये जो कर पा रहे हो आप लोग, क्या बात कर रहा हूँ मैं? सेल की बात कर रहा हूँ। सेल में पहले क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, और दूसरे नंबर पे क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ क्या होगा इसके अंदर? बताओ। अबे डीएनए होगा। अब हार्मोन को आना कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे आना है? यहाँ पे। तो आपको डिफरेंस क्या ध्यान रखने वो समझो। पहला आप लोग, ये जो लिपिड हार्मोन होते हैं ये कतई डायरेक्ट जाते हैं अंदर, इनके लिए हमें कोई भी रिसेप्टर की जरूरत, कहाँ? मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन पे कोई भी हमें रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब हम चलते हैं प्रोटीन तरफ। बेटा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हार्मोन क्या करते हैं? जैसे ये मेम्ब्रेन है, यहाँ देखो बच्चों, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बेटा रिसेप्टर लगे होते हैं यहाँ पे, और ये जो हार्मोन आते हैं प्रोटीन हार्मोन, ये यहीं तक रहते हैं खाली बस। इसके बाद वर्क करता है सेकेंडरी मैसेंजर। कौन वर्क करता है? ये सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर खबर पहुंचाता है किस तक? डीएनए तक। ध्यान रखना, प्रोटीन हार्मोन कभी भी डीएनए तक नहीं जाते हैं। कौन से जाते हैं? लिपिड हार्मोन। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं वो किसके प्रेजेंट होते हैं? कौन से हार्मोन के लिए प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए नहीं होते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह जो वर्क करने की जरूरत पड़ती है वो किसे पड़ती है? प्रोटीन हार्मोन को, लिपिड को नहीं पड़ती है। और सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क कौन करता है? तो कैल्शियम आयन पहला, दूसरा ईएमपी, और तीसरा आईपी3। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना। नीट में क्वेश्चन इससे आ चुका है। कैल्शियम आयन, इसके बाद ईएमपी बता रहा हूँ, और आईपी3, ये तीनों वर्क करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, और ये खबर पहुंचाते हैं किस तक? डीएनए तक। और यही क्वेश्चन आया था कि सेकेंडरी मैसेंजर वर्क कौन करता है? ऑप्शन था ईएमपी। इसका मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। समझ गए? क्लियर? तो ये तुम्हारा था एंजाइम एक्शन। तीन डिफरेंस ध्यान रखना है। पहला क्या है बताओ? यहाँ रिसेप्टर नहीं होगा, एक्स्ट्रासेलुलर वहां पे होगा। दूसरा, यहाँ सेकेंडरी मैसेंजर नहीं पड़ती है, वहां पे पड़ती है। कौन कौन से पड़ती है समझ गए? बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ये क्या होता है? रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या करते हैं? किसी भी हार्मोन को रिसीव करते हैं।
लिपिड हार्मोन अभी आपको टेबल बना देंगे, ठीक है, लिखा हुआ है। जैसे तुम्हारे ये होते इतने भी, जो हमारे एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, हाँ, स्टीरॉयड हार्मोन सारे लिपिड हार्मोन होते हैं, और बकाया सब कौन से होते हैं? प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, जो आपकी बॉडी में किक एनर्जी देते हैं सब लिपिड हार्मोन होते हैं। अभी मैं देखो टेबल नहीं किया, यहाँ पर किताब में देखो, तो स्टीरॉयड लिपिड हार्मोन तो होते हैं, और प्रोटीन को बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, कुछ भी बोल सकते हैं। वो आयोडीन इसलिए लिखा होगा कि वहाँ पे आयोडीन की पड़ती है। ये अमीनो एसिड वाला होगा, कौन सा होगा? वो होगा एपिनेफ्रिन, वहाँ पड़ती है टायरोसिन लेवल, टायरोसिन लेवल से। हो गया? चलो ये दिख गया, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी करता हूँ। हाँ सर बताओ कब? चलो बेटा यहाँ देखो आप लोग, आप बोलो मत, कोई भी जल्दी बोलो मत, शांत हो जाओ। कह रहा है हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। आप लोग बताओ, अगर कोई भी हार्मोन का रिसेप्टर नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा वो कहाँ एक्ट करेगा? तो रिसेप्टर तो होना चाहिए ना, और इस रिसेप्टर किसी के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, हर हार्मोन के लिए क्या होते हैं? अलग अलग। क्या इसके बाद देखो कह रहा है लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अगर सेल मेम्ब्रेन पे है तो बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कह रहा है एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर कहाँ जरूरत पड़ती है बताओ? लिपिड में, लिपिड हार्मोन में, और जो सेल मेम्ब्रेन वाले कहाँ जरूरत पड़ती है? प्रोटीन हार्मोन में। तो कह रहा है मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हैंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। कैसे होते हैं? स्पेसिफिक मतलब जो जिस हार्मोन के लिए होगा वो उसी हार्मोन के लिए होगा, दूसरे को बाइंड नहीं करेगा। कह रहा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू अ सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू। कह टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो इसमें चार टाइप में डिवाइड किया है हार्मोन्स को। सुनो, पहला लिखा है बेटा पेप्टाइड हार्मोन, क्या लिखा है? ये प्रोटीन हार्मोन मान लो,
तो जितने भी तुम्हारे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन हो गए सारे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गए, सब कौन से होते हैं? प्रोटीन हार्मोन। दूसरा क्या है? स्टेरॉइड, इसको बोलते हैं लिपिड हार्मोन। जैसे तुम्हारा कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडर्म एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सब कौन से होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। आयोडोथायरोनिन मतलब जो आयोडीन की प्रेजेंस में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन, थायराइड से बनता है। और अगला कह रहा है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इसमें आता है एपिनेफ्राइन, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन, जिसमें अमाइनो एसिड कौन सा पड़ती है? टायरोसिन, उसकी प्रेजेंस में बनता है ये, समझ गए? अगले कह रहा है हार्मोन्स व्हिच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकंड मैसेंजर। कौन सा बेटा? साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम आयन। यहां पर स्टर्म नो। और कह रहा है व्हिच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगले कह रहा है हार्मोन्स व्हिच इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन लिखा है, आयोडोथायरोनिन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। जीनोम का मतलब डीएनए पे एक्ट करवाते हैं। और कह रहे क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द साइक्लो वो फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। ये देखो बेटा तुम्हारा लिखा हुआ है कि कौन से हार्मोन का बताओ? प्रोटीन हार्मोन। यहाँ से आया और इसके लिए क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर पढ़ रही है, और यहाँ पे देखो सेकेंडरी मैसेंजर नहीं पढ़ रही है, ये डायरेक्ट कहाँ आता है? न्यूक्लियस के बाद आता है। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर का, ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म। चलो तो साइन हो गए सबके। अभी एक मिनट बैठो, कुछ कर रहा हूँ, फिर हम लोग कि आप लोग अभी जाओगे या बैठोगे? ठीक है, हाँ ठीक है।